जब हम इसको बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होती है और हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है. ओके, कैन यू नेम फ्यू क्वांटिटीज जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हों? नेम फ्यू क्वांटिटीज दैट आर वेक्टर क्वांटिटीज. तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? फोर्स में डायरेक्शन होती है. यस सर. कैसे एक्सप्लेन? इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करते हो तो आप डायरेक्शन की तरफ. जैसे ये डस्टर है तो आई कैन अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, आई कैन अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, आई कैन अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन. देयर कैन बी डिफरेंट डायरेक्शन जिसमें फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. और वेलोसिटी. कैन यू एक्सप्लेन वेलोसिटी कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? सर वेलोसिटी सर वो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि सर वो होता है सर एक्सेलरेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं. मान लो मैंने बोला बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. वेयर विल द बस रीच आफ्टर 5 hours? A bus is moving at a speed 40 kilometer per hour. Where will that bus reach after 5 hours? सर 200 किलोमीटर. 200 किलोमीटर का तो डिस्टेंस कवर करेगी ना. कहाँ पहुंचेगी? सर Where will डायरेक्शन the bus reach? हाँ, तो यहाँ पे वही बात आ गई कि हम ये बता देंगे कि डिस्टेंस इतना ट्रेवल करेगी, लेकिन हमको ये थोड़ी ना पता चला कि वो कहाँ पहुंची. कहाँ पहुंचने के लिए what we require a particular direction. Understood? जैसे अगर मैंने बोला कि a bus is moving on a particular road, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा यमुना एक्सप्रेसवे पे जा रही है बस 40 किलोमीटर पर आवर से, कहाँ पहुंचेगी 5 hours में? तो यू विल से ये सर आगरा पहुंचेगी. यस सर. तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक डायरेक्शन दे दूं तो देन वी कैन नो कहाँ पहुंचेगी. बिना डायरेक्शन के पता चला इतना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, कहाँ पहुंचेगी हमको नहीं मालूम. अंडरस्टूड? सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अनदर क्वांटिटी हम बात करते हैं ऐसा. तो पोजीशन जो है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज दैट अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सर स्केलर है सर. स्केलर है. यस सर. पक्का? सर हमें ना पता नहीं कि वो मूव कर रहा है नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं. मैंने बोला पोजीशन. जैसे ये डस्टर है, ये यहाँ रखा है. ठीक है. दिस डस्टर इज लोकेटेड ओवर हियर. तो इस डस्टर का जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे ये रखा है, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर. देखो एक एग्जांपल से समझते हैं. ध्रुव, अभी जहां पर तुम बैठे हो, हमारे आसपास वॉल क्लॉक है क्या? यस सर. वॉल क्लॉक है. कितने डिस्टेंस पर होगा? आइडिया कुछ भी बोलो, हम कौन सा देखने आ रहे हैं. कितने डिस्टेंस पर होगा? सर जस्ट बैक में है. ये तो तुमने डायरेक्शन बताई ना. तो आई थिंक अराउंड. चलो वेट एक मिनट. हर्ष तुम बताओ, तुम्हारे आसपास है वॉल क्लॉक? सर 3 या 4 मीटर में होगी. 3 या 4 मीटर में है. अच्छा, अब हर्ष ने बोला कि जो वॉल क्लॉक है वो 3 या 4 मीटर के डिस्टेंस पर है. मान लेते हैं कि चलो 4 मीटर के डिस्टेंस पर है. ओके. तो ध्रुव, क्या तुमको ये एक्चुअल में इमेजिन कर पा रहे हो अपने दिमाग के अंदर कि हर्ष के कहाँ पर जो है वॉल क्लॉक होगी एग्जैक्टली? उसने डायरेक्शन तो बताई नहीं ना. तो हमको डिस्टेंस से पता चला कि वॉल क्लॉक जो है कितनी दूर है, पर क्या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चली? नो सर. हाँ, हर्ष आप बताओ किस डायरेक्शन में? राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक? राइट में सर. राइट में. तो अब हमको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि इट इज इन द राइट, लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर. तो अब हमको आइडिया हो गया कि जो क्लॉक है वो कहाँ होगी. तो पोजीशन ऑफ द क्लॉक इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज उसके अंदर उसने मैग्नीट्यूड भी बताया कि सर 4 मीटर का डिस्टेंस है, और उसके अंदर उसने ये भी बताया कि डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स हिज राइट है. तो दोनों बातें पता पड़ी, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी. दैट्स व्हाई पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अंडरस्टूड? ये बात समझ आई? यस सर. और नॉर्मली भी कभी भी देखोगे तो पोजीशन जब भी हम किसी चीज की बताते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं. जैसे हमने बोला कि मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है भाई, तुम बोलो कि मेरे घर से लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पर होगा.
होगा ऐसे ऐसे चले जाओ, तो डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना 500 मीटर किस डायरेक्शन में है, यस राइट? सर। तो ऑलवेज किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पर हम पोजीशंस को बताते हैं, देयरफॉर पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ एक और थर्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इज इलेक्ट्रिक करंट अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? सर वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। वाई डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? सर सर पॉजिटिव टू नेगेटिव, नहीं सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज कि वेक्टर इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होने के बावजूद भी स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, कैसे ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास दिस वाज एन ऑब्जेक्ट जिसपे इधर एक मैंने फोर्स लगाई है 10 न्यूटन और इधर एक फोर्स लगाई है 10 न्यूटन। ओके, व्हाट विल बी इट्स रिजल्ट? सर जीरो होगा। तो नेट फोर्स हो गया ना जीरो। यस सर। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ और दूसरी फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, तो मान लो सेम डायरेक्शन में सपोज ये फोर्स जो है ऐसे लग रही है, दिस एंड दिस 10 न्यूटन 10 न्यूटन, व्हाट इज द नेट फोर्स? 20 न्यूटन सर। 20 न्यूटन। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ये हमारे पास एक वायर है, एक वायर ये है और एक वायर ये है। यहाँ से 1 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 1 एम्पियर करंट आया, तो इस वायर में कितना करंट जाएगा? सर जीरो। जीरो क्यों जाएगा? 2 एम्पियर जाएगा। यस वायर सर। अगर अपोजिट पोजीशन पे, वायर अगर ऐसे हो तो करंट जीरो थोड़ा ना जाता है। यस सर। यस। हाँ, तो यहाँ पे 2 एम्पियर जाएगा। और अगर ये ऐसे एक वायर है और ऐसे एक वायर है 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो अब भी इसमें कितना जाएगा? 2 एम्पियर ही जाएगा। यस सर। तो जो करंट का एडिशन है दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, चाहे 180 डिग्री एंगल हो, चाहे यहाँ पर ये एंगल हो थीटा, एक्यूट एंगल है, तो एंगल के ऊपर वेक्टर का इलेक्ट्रिक करंट का एडिशन डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर एंगल पे डिपेंड कर रहा है, इट इज 180 डिग्री तो जीरो हो गया, और यहाँ पर 0 डिग्री है, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है तो 20 न्यूटन हो गया। तो यानी कि फोर्स के केस में एडिशन डिपेंडेंट अपॉन एंगल, यहाँ पर जो एडिशन है एडिशन इज डिपेंडेंट अपॉन एंगल, एडिशन इज एंगल डिपेंडेंट, जबकि वहां पर एडिशन इज एंगल इंडिपेंडेंट, राइट? तो इसको हम बोलते हैं एडिशन इज एंगल इंडिपेंडेंट, राइट? तो इसको हम बोलते हैं कि दिस डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन एंड दिस फॉलो वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब कि एंगल के बेसिस पर, जब एंगल को कंसीडर करके जब हम एडिशन करते हैं तो दैट इज वेक्टर एडिशन। अंडरस्टूड? यस सर। तो अभी जो डेफिनेशन आपने वेक्टर की लिखी है, वेक्टर क्वांटिटीज की, उस वेक्टर क्वांटिटीज में एग्जांपल लिख लो पहले। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स। पोजीशन, वेलोसिटी। सर ये वाला समझ में नहीं आया सर, एंगल डिपेंडेंट वाला। एंगल डिपेंडेंट ऐसे है कि जब एंगल 180 था तो रिजल्ट अलग आ रहा था, जब एंगल 0 था रिजल्ट अलग आ रहा था। यहाँ पर एंगल चाहे 180 हो या कुछ और हो, दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इट इज इट्स एडिशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एंगल एंड इट्स एडिशन इज डिपेंडेंट ऑन एंगल। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। ओके, यस सर। हाँ, तो इसको क्या कर लेंगे, पहले एग्जांपल लिखो, जो वेक्टर के एग्जांपल लिखा था, जो वेक्टर का एग्जांपल लिखा था वो जरा कर लो। क्या एग्जांपल है? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर एक क्वेश्चन लिख देना, इज इलेक्ट्रिक करंट a scalar quantity or vector quantity? Is electric current a scalar quantity or vector quantity? उसमें ये ड्रॉ करके अपने वर्ड्स में लिखो आंसर क्या होगा। ओके, यस सर। जस्ट ये करना, मैं एक मिनट में वापस आया, मैं इसको करना कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। So there are many different ways to represent a vector.
वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इसके करने के तीन तरीके होते हैं। वन इज स्टेटमेंट वाइज, यू कैन राइट अ वेक्टर के इतने वैल्यू है इन दिस डायरेक्शन। अदर इज graphical way, graphical, and third is algebraic method, that is in the form of symbol. So these are the different ways जिसके अंदर हम किसी वेक्टर को लिख सकते हैं। Yes sir. Understood? Yes sir. अब इसका जरा एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ये तीनों मेथड क्या हैं, कैसे काम करते हैं। ओके, so we will start from velocity. So try to understand this. कि हमने बोला a bus is moving at 40 किलोमीटर पर आवर in east direction. Okay, a bus is moving at 40 किलोमीटर पर आवर in east direction. तो एक हमने वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी लिख रहे हैं in the form of a statement. Okay, दूसरा, a car is moving at 20 किलोमीटर पर आवर in east direction. Right? Third we can write a bike is moving at 28 किलोमीटर पर आवर in east direction. Okay? Yes, अब ये तो बात हुई स्टेटमेंट वाइज, राइट? अब मुझे इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकली हमने एक स्केल चूज कर लिया कुछ भी, एंड आई मेड दिस लाइन विच इज, इसको मैं इसकी लेंथ को बोलूंगा कि ये 40 किलोमीटर पर आवर है, और इधर की तरफ क्या डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट, याद है डायरेक्शन, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, एंड देन इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, नीचे साउथ होगा, तो ये मैंने ईस्ट की तरफ ऐसे लिख दिया। अंडरस्टूड? अब ये जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, दिस लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग 40। तो याद करो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में क्या करते हैं, एक हमारा 1 सेंटीमीटर जो हमारा स्क्वायर होता है उसको हम कुछ भी चूज करते हैं अपने हिसाब से जब हम ग्राफ बनाते हैं, है ना? तो दैट इज अप टू अस कि हम कितना 1 सेंटीमीटर कितना चूज करते हैं। हमने कुछ भी चूज करके 40 किलोमीटर पर आवर बना लिया, राइट? Yes sir. उसके बाद अगर मुझे 20 किलोमीटर पर आवर बनाना है तो आई कैन जस्ट हाफ ऑफ दिस लेंथ, इसकी अगर हम लेंथ को हाफ कर दें तो इट विल बी दिस, कि ये हमारा क्या हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, और डायरेक्शन वही है, जस्ट मैंने उसका हाफ कर दिया। अब 40 का 20 करना था, हाफ कर दिया, बात समझ आती है। अगर मुझे 28 करना है तो क्या किया जाए, सोचो। Speed increase. हाँ, अगर मुझे 28 बनाना है, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर और थोड़ा तेज कर देंगे क्या हाफ के बाद? तो वही तो वो लेंथ कैसे पता चलेगी 8 की, ये लेंथ कितनी है? अगर मैं तुम्हारे को एक स्केल दे दूं, so 40 को 5 से डिवाइड करके, 40 को 5 से, हाँ मतलब एक वो तरीका हो सकता है, बट एक यहाँ पर हम एक और मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मैं ये जो 40 किलोमीटर पर आवर जो मुझे दिख रहा है, मैं एक स्केल से इसकी लेंथ को मेजर करूं, और जो इसकी लेंथ आएगी उसकी लेंथ को मैं डिवाइड कर दूं बाय 40, डिवाइड बाय 40, जो भी यहाँ पर जो इसकी लेंथ आएगी उसकी लेंथ को मैं डिवाइड कर दूं किससे, डिवाइड बाय 40, इसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास एक छोटा सा एरो आ जाएगा ना, छोटा सा एरो आ जाएगा, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 किलोमीटर पर आवर। Yes sir. in east direction. Understood? Yes sir. अब मुझे बनाना है कितना, 28। तो 28 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो 1 किलोमीटर पर आवर वाला जो मेरा बना था, जस्ट इसी को आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 28 से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 28 किलोमीटर पर आवर का बन गया। yes sir. बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। Yes sir. अंडरस्टूड? अच्छा, Yes. अब मान लो बाई चांस मुझे लिखना है कि अ ट्रेन इज मूविंग at 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। ओके, तो व्हाट कैन आई डू
कि मैं इसी 1 किलोमीटर पर आवर वाले को क्या कर दूं, अब 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा 50 किलोमीटर पर आवर बन गया। यस सर। इन ईस्ट डायरेक्शन, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार 1 किलोमीटर पर आवर बना लोगे तो वट एवर वैल्यू यू वांट मल्टीप्लाई करते जाओ। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, अब एक बात यहाँ पर देखो, जब मैंने ये बोला कि वेलोसिटी ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर, राइट, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो 40 किलोमीटर पर आवर in east direction, can I write it as equals to 40 into 1 kilometer per hour in east? लिख सकते हैं? यस सर। तो फर्स्ट वाला तो ये हो गया। सेकंड वाले में 20 है, तो क्या मैं इसमें लिखता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, so it will be 20 into 1 kilometer per hour in east. यस सर। तो अगर आपको ईस्ट में कोई भी स्पीड लिखनी है तो यू कैन डू दिस हमेशा, मैग्नीट्यूड इनटू 1 किलोमीटर पर आवर, मैग्नीट्यूड इनटू 1 किलोमीटर पर आवर, इजी। यस सर। अब बार बार ये वाली टर्म तो बार बार रिपीट हो रही है 1 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, तो बजाय कि मैं इसको बार बार पूरा पूरा लिखता रहूं, कैन आई मेक अ सिंबल आउट ऑफ इट? तो मैंने 1 किलोमीटर पर आवर को सिंबल बना लिया, दैट इज ई कैप। ई कैप, अंडरस्टूड? यहाँ पर कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर कैप का मतलब है कि इस वेक्टर की वैल्यू 1 किलोमीटर पर आवर है। मतलब जब भी आपको कैप दिखे ना तो समझ जाना कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। यस सर। हाँ, तो मैं इसको ई कैप लिख सकता हूँ, तो अगर इसको ई कैप लिखूंगा तो ये क्या बन गया, 40 ई कैप। कैसे ये क्या बन जाएगा, 20 ई कैप। यहाँ तक बात समझ आई? यस सर। हाँ, अब मुझे एक सवाल का जवाब देना, दोनों से पूछूंगा, जो जिससे पूछूंगा उससे जवाब देना। ध्रुव, इफ आई से 50 किलोग्राम, व्हाट इज द क्वांटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट? इफ आई से 50 kilogram, what is the quantity I am talking about? 50 किलोग्राम। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या चीज है? बोलो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 50 किलोग्राम क्या हो सकता है हर्ष? सर मास। मास, सिंपल। तो 50 किलोग्राम है तो मास है, अंडरस्टूड? यस सर। अब ध्रुव वापस बताओ, इफ आई से 100 लीटर, मैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ? लीटर में किसको मेजर करते हैं हम? वॉल्यूम। वॉल्यूम करते नहीं करते? यस सर। राइट। तो जैसे हमको ये देख के पता चल जाता है कि मैंने किलोग्राम बोला तो मास है, लीटर बोला तो वॉल्यूम है, डिग्री सेल्सियस बोला तो टेम्परेचर है, दैट मीन्स हमको किसी क्वांटिटी के पीछे जो यूनिट लगी होती है उस यूनिट को देख के ये पता चल जाता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, अब मैंने कहा कि द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन, द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन is 200 e cap. What does it mean? किस डायरेक्शन में है? 200 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। अंडरस्टूड? इसका मतलब ये है कि ये ई कैप देख करके हमको ये पता चल गया कि डायरेक्शन कौन सी है। अंडरस्टूड? yes. तो जैसे फिजिकल क्वांटिटीज को देख करके हमको ये पता चल जाता है उनकी यूनिट देख करके कि किलोग्राम है तो मास है, लीटर है तो वॉल्यूम है, सिमिलरली हमको ये ई कैप देख के पता चल गया कि डायरेक्शन कौन सी है। दैट मीन्स कैन वी से कि ये जो चीज हमने लिखी है ई कैप, इट इज एक्टिंग लाइक अ यूनिट। जैसे किलोग्राम, लीटर, डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे ये एक यूनिट की तरह तो काम कर रहा है।
यस सर। और ये यूनिट हमको क्या बता रहा है कि कौन सी डायरेक्शन होने वाली है। देयरफॉर ये जो हमने ई कैप लिखा है, दिस ई कैप इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो इसको जरा फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं जरा, जिसमें हम देखेंगे कि क्योंकि इनफाइनाइट डायरेक्शंस के लिए इनफाइनाइट सिंबल्स बनाने पॉसिबल नहीं थे, तो वी हैव चूजन वन थिंग, जिसको हम बोलते हैं हमारा 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पूरा नाम है इसका। तो 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करके हाउ कैन वी राइट एनी वेक्टर एनी डायरेक्शन। तो कैसे इसको लिखेंगे, जरा एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं। पोजीशन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अपने आसपास जो है आप डिफरेंट डायरेक्शंस को इंडिकेट करके वेक्टर वगैरह देख करके खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। पोजीशन सबसे सिंपलेस्ट चीज है, ठीक है। तो मैंने अपने बोर्ड पर यहाँ पर एक ये बनाया, दिस इज अ स्टार, मैंने यहाँ पे स्टार बनाया, ठीक है। अब मुझे इस स्टार की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा, जिस कैमरा के थ्रू आप मुझे देख रहे हो उसके थ्रू। जैसे देखो, ये यहाँ पर कैमरा से मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते हुए मैं सीधा ऐसे 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 गया हूँ एंड आई हैव रीच्ड द बोर्ड। अंडरस्टूड? तो मैं कहीं यहाँ पहुंच गया बोर्ड पर। बात समझ आई? यहाँ से कैमरा से स्टार्ट करते हुए सीधा मूव किया एंड आई हैव रीच्ड दिस बोर्ड। ओके, और उसके बाद में मैं थोड़ा सा इधर डिस्टेंस मूव करता हूँ एंड देन आई मूव अप टू दिस डिस्टेंस और हम यहाँ तक स्टार तक पहुंच गए। अंडरस्टूड? तो मैंने यहाँ पे 3 डायरेक्शंस यूज करी ना। मैंने एक ये वाली एक्सिस यूज करी जिसको आप जेड एक्सिस कंसिडर कर सकते हो। तो आई हैव कंसिडर्ड दिस जेड एक्सिस, ये फिर एक्स एक्सिस और फिर ये वाई एक्सिस। यस सर। अंडरस्टूड? तो ये 3 एक्सिस हमने यूज करी। तो विद दिस वन एक्सिस, दिस सेकंड एक्सिस एंड दिस थर्ड एक्सिस। ओके, मैंने कहा कि अगर मैं इसको जेड एक्सिस मान लूं तो मैं 2 मीटर चला है मैंने जेड एक्सिस के अंदर, 2 मीटर इन जेड एक्सिस। एंड देन आई हैव मूव्ड, मान लो ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर है तो 1 मीटर इन एक्स एक्सिस एंड ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर इन वाई एक्सिस। अंडरस्टूड? तो ये 3 डिस्टेंस अगर मैं मूव कर जाऊं तो आई कैन रीच दिस पॉइंट, ये 3 डिस्टेंस का यूज करके। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। अब जरा एक चीज देखो और सोचो, अपने आसपास ईमानदारी से करना, कोई चीटिंग नहीं करेगा। अपने आसपास देखो कि तुम्हारे रूम में जहां पर तुम बैठे हो, ऑब्वियसली देयर विल बी फैन है ना जहां पर बैठे हो दोनों? यस सर। यस सर। जो सीलिंग फैन है, मान लो तुमको कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने तुम्हारे रूम को नहीं देखा, ओके, और उस रूम में कोई पर्सन एंटर करता है और तुमको उसको बताना है कि मेरा जो सीलिंग फैन है वो किस जगह पर है, राइट? तो व्हाट कैन बी द बेस्ट मेथड टू टेल? अब उसको वैसे तो पता नहीं कि मतलब कहाँ पर है, तो अगर रूम में अंधेरा है उसको वहां तक पहुंचना है कि भाई मेरा सीलिंग फैन कहाँ पर, तो एग्जैक्ट पोजीशन कैसे बताओगे? तो जस्ट लुक अराउंड यू। गेट के अंदर अगर कोई पर्सन एंटर करता है तो उसको कितने स्टेप आगे चलना पड़ेगा, फिर किधर मुड़ना पड़ेगा, राइट या लेफ्ट, और फिर कितनी हाइट जानी पड़ेगी। ये 3 चीजें अंदाजे से, कुछ भी, हम कौन सा देखने आ रहे हैं वापस, तो 3 चीजें ये जरा ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, एनी आइडिया लगा करके मुझे बताओ। दोनों लोग ध्यान से देखो कि गेट के अंदर एंटर करते ही कितने स्टेप, तुम फुट स्टेप के फॉर्म में बता सकते हो कि कितने फुट स्टेप आगे चलना पड़ेगा, किधर मुड़ना पड़ेगा, फिर कितनी हाइट जानी पड़ेगी। ओके, इंडिविजुअली देखो, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर एक एक से पूछता हूँ, ये करके बताओ मुझे। हर्षित? सर पहले 6 स्टेप्स अंदर आना पड़ेगा, फिर ऊपर क्या बोलते सर 8 फीट सर, फिर 8 मतलब कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं है सर। राइट में ध्रुव तुम बताओ, इतने हर्ष अभी शायद कनेक्टेड नहीं है, ध्रुव बताओ। 7 फीट अंदर आना पड़ेगा। हाँ, देन सर 3 फीट राइट जाना पड़ेगा। ठीक है सर देन 7 to 8 फीट अप। ठीक है, तो मतलब 3 डायमेंशंस यूज करके हमने बता दिया कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है ना? यस सर। तो इफ यू कंसीडर कि जब हम स्ट्रेट अंदर एंटर किए थे, जब स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, उसको हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, ओके? यस सर। फिर किधर टर्न किया, राइट लेफ्ट? राइट। राइट।
तो राइट में जब जाएंगे, अगर वो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लूं, स्ट्रेट जो जा रहे हैं उसको अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लें, तो राइट में क्या होगा, नेगेटिव वाई होगा ना। यस सर। नेगेटिव वाई, एंड देन ऊपर जाएंगे तो ऊपर को मान लेते हैं पॉजिटिव जेड। तो हम क्या बोलेंगे, 8 फीट इन एक्स एक्सिस, देन राइट में कितने फीट बताया हमने, 3। तो 3 फीट इन नेगेटिव वाई, एंड देन हाइट कितनी बताई, 8 फीट। 8 फीट पॉजिटिव जेड। हाँ, तो 8 फीट पॉजिटिव जेड। अंडरस्टूड। हर्ष एक बार वापस बताओ क्या बता रहे हैं सर। अच्छा सर, मैं सर पहले तो 6 स्टेप्स अंदर से मतलब 6 स्टेप्स स्ट्रेट, फिर सर राइट में 3 स्टेप्स और 8 फीट ऊपर सीलिंग फैन। राइट। तो अब इसको भी अगर मैं एक्सेस के टर्म में कन्वर्ट करूं, तो जो हम रूम में एंटर करने के बाद स्ट्रेट गए, कैन वी कंसीडर इट एक्स एक्सेस। उसके बाद जब राइट जाएंगे तो राइट जाएंगे नेगेटिव वाई एक्सेस हो गया, और फिर अप जाएंगे तो पॉजिटिव जेड एक्सेस हो गया। सर राइट जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सेस। हाँ, क्योंकि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम सीधे माने तो राइट में मूव करेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा ना, नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी। यस सर। हाँ, और फिर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव जेड एक्स पॉजिटिव हो गया। सर मुझे वाई एक्सिस वाला समझ में नहीं आया, ऐसा नेगेटिव क्यों होगा। वाई एक्सिस वाला ऐसे, हमारे रूम में अंदर एंटर किए इधर, तो यहाँ के बाद जब राइट साइड जाएंगे तो नीचे आएगा ऊपर आएगा, सर नीचे आएगा। नीचे आएगा तो नेगेटिव वाई है ना। यस सर समझ में आ गया। अंडरस्टूड। यस सर। ओके, सो डन, एवरीवन क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये डन हुआ। इसके बाद में हम जरा आगे इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात हमको अभी तक क्लियर हो गई होगी, और नॉट इवन द फैन, अगर कोई भी चीज अपने रूम में देखो आसपास, एनीथिंग व्हाट यू कैन सी, बल्ब हो सकता है, कोई अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, वॉल क्लॉक हो सकती है, एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन योर रूम, क्या तुम हर एक चीज की पोजीशन को इसी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हाँ जी सर, बता सकते हैं। बता सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कभी पोजीशन बताएंगे या कोई भी वेक्टर बताएंगे, तो हमेशा एक चीज जरूर आने वाली है, ये टर्म्स आने वाली हैं, इन एक्स इन जेड एक्सिस, इन एक्सिस इन वाई एक्सिस, ये हमेशा आएगा ना। यस सर। तो जैसे मैंने इन ईस्ट डायरेक्शन को नाम दिया था ई कैप, वैसे ही इन एक्सिस को भी हमने नाम दे रखा है। अंडरस्टूड। अब वो नाम क्या दे रखा है उसको हम समझते हैं। तो हमने इन जेड एक्सिस को बोल दिया कि ये हमारा के कैप है, इन एक्स एक्सिस को बोल दिया कि ये आई कैप है, और इन वाई एक्सिस को बोल दिया कि ये जे कैप है। तो एक्स वाई जेड आई जे के। अंडरस्टूड। यस सर। ये इस तरह से होगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो ये क्या बन जाएगा फिर? तो अगर मैं इसको बोलूं कि मेरा जो पोजीशन वेक्टर है, तो अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसको ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे जो स्टार की पोजीशन थी मैंने कैसे बताई थी कि यहाँ कैमरा पॉइंट से सीधे आए इधर, फिर इधर गए, फिर इधर गए। एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है ना कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूं फ्रॉम कैमरा और सीधा यहाँ पॉइंट पर जाऊं। यस अंडरस्टूड। तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, आई विल से दिस इज द नेट लेंथ ना, ये नेट लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, और इसी नेट लेंथ को बोलते हैं दिस इज द पोजीशन ऑफ आवर वेक्टर। ओके, तो उसको मैं मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ कि वो आर है। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ से स्टार्ट करके सीधा डिस्टेंस था, दिस इज आर। सो आर डिस्टेंस जो है उसके हमारे कितने पोर्शंस हैं, उसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा पार्ट है? एक तो हमारा पार्ट हो गया 1 मीटर इन एक्स एक्सिस यानी कि 1 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप प्लस तीसरा क्या है 2 मीटर के कैप और 2 के कैप। तो ये हमारे 3 जो हैं, ये 3 चीजें मिल करके हमारे पूरे वेक्टर को बना रही हैं। तो ये बात समझना कि ये तीनों जो हैं इनको हम बोलते हैं, these 3 things, इनको हम बोलते हैं दे आर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर्स, बिकॉज दे आर मेकिंग अ वेक्टर ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर। ओके, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। और ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं कंप्लीट वेक्टर, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। एक बात और वापस ध्यान रखना, जब आपको ये एरो मिलेगा, दिस एरो, इसका मतलब होता है कंप्लीट वेक्टर। जब कैप मिलेगा इसका मतलब क्या होता है? कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर। ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, है ना। और
तीसरा चीज एक हमारी होती है, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ना व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड क्या था, यहाँ से लेकर के और स्टार तक की सीधी लेंथ। तो क्या क्या उसका हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होता था ना 10th क्लास में, वैसे ही करना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो है ये हो गया। अंडरस्टूड है बिल्कुल? सर ये समझ में नहीं आया सर, एक और बता दो। कौन सा वाला? सर ये वाला जो आपने ऊपर सिखाया सर अभी। ये ना? यस सर। ये देखो, ये यहाँ तक का समझ आया कैसे बनाया ये? यस सर, ये समझ में आ गया सर। तो ये जो मैं ये आर का मैग्नीट्यूड जो मैं निकाल रहा हूँ, व्हाट डज मैग्नीट्यूड मीन? मैग्नीट्यूड का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए और इस स्टार्ट तक का सीधा डिस्टेंस। यस सर। तो ये स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो यहाँ से आएगा। यस सर। ओके, तो इसमें वैल्यू डाल दो। तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2.25 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना? 7.25 आ जाएगा। यस सर। तो ये जो है हमारा ये रूट 7.25 क्या हो गया? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से सीधा ये स्ट्रेट। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, इसको फिर नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, देखो, ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग in each direction for 100 meters. A person starts walking in each direction for 100 meters. Then he turns his left to walk for 70 meters. Walk for 70 meters. Turns his left to walk for 70 meters. ठीक है, 70 meters. Then he takes a right turn. To walk for 50 meters, followed by 10 meters towards his right. Full stop. Find out his final position with respect to the initial position in vector form, and also find the magnitude of this vector. Done? Okay, solution देखो इसका कैसे होगा। तो यहाँ पर हमारा था x एक्सिस के अंदर के वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कितना चलना है? पहले 100 मीटर ना? 100 मीटर। तो 100 मीटर इन दिस। तो उसके बाद किधर टर्न हुआ है? लेफ्ट। तो लेफ्ट टर्न का होगा ऊपर कितना? 50 या कितना मीटर है? 70। तो ये यहाँ से हो गया, दिस इज 70 मीटर। ओके, फिर उसके बाद टर्न किया राइट में कितने मीटर चला हुआ? 50 मीटर। तो 50 मीटर राइट में हो गया। उसके बाद फिर से राइट टर्न लिया है, अगेन राइट टर्न, और राइट टर्न लेके कितने मीटर चला? 10 मीटर। ओके, तो जरा एक एक करके लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल जो पोजीशन होगा दैट विल बी 100। ये पहले कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस 100 आई कैप। फिर ये 70 कौन सा एक्सिस में? वाई। प्लस में 70 जे कैप। फिर ये 50 कौन से में? एक्स जेड। तो प्लस का 50 आई कैप। फिर ये कौन से में? जेड ना, जेड क्यों है? कि नीचे है ना, उसी वो सर वाई होना चाहिए ना। हाँ, तो माइनस का वाई नीचे है ना। ओके, तो अब कितना आ गया है फाइनली? 150 आई कैप प्लस 60 जे कैप। दिस इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकालना है तो हो गया। मैग्नीट्यूड कितना आया? सर रूट अंडर 26,100 आ रहा है। कितना आ रहा है? सर रूट अंडर 26,100।
हाँ, तो ये मैग्नीट्यूड जो आएगा दैट विल बी √26,100 ये। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो Yes, 10√261 या कुछ भी जो भी वैल्यू इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट विल बी इजी टू डू, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट अब हम एक अगले स्टेप में जा रहे हैं, अगला टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं टॉपिक पर, एक हमने जो अभी बनाया था कि हमने एक 40 किलोमीटर पर आवर का वेक्टर लिया था इन ईस्ट डायरेक्शन, ओके। तो इस वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी थी, तो कैन वी कॉल इट अ कंप्लीट वेक्टर? इसमें दोनों चीजें है ना? यस यस सर। ये हमारा एक कंप्लीट वेक्टर है। इस कंप्लीट वेक्टर को फिर मैंने डिवाइड किया था किससे? 40 से। डिवाइड बाय 40, और 40 क्या था? मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या बन गया था? ये 1 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट बन गया था ना, और इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। तो दैट मीन्स मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कि अगर मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है, इफ आई हैव टू मेक अ यूनिट वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर विल बी कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड? यस सर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब जरा इसका इसी पर बेस अभी लिखना मत, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट लिख लेना, ओके। तो ये क्वेश्चन पे ध्यान दो जरा। लुक एट दिस, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of 2i cap plus 3j cap plus k cap। थोड़ा मिसप्रिंट है, कैप नहीं लगा हुआ है, बट बेसिक थिंग है कि तुमको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। यस समझ आया? यस सर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। ये क्वेश्चन लिख लो, पहले नोट कर लो क्वेश्चन, तो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। डन? यस सर। ठीक है, अब जरा बोर्ड पर जाते हैं, तो बोर्ड पर वापस ध्यान दो। तो हमको एक वेक्टर, एक कंप्लीट वेक्टर जो था, वो कंप्लीट वेक्टर गिवन है। क्या था कंप्लीट वेक्टर, बताना जरा। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। 3j कैप प्लस k कैप, ये है ना? यस यस सर। अब ये मेरे पास कंप्लीट वेक्टर है। इस कंप्लीट वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना? यस सर। डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर मान लेते हैं, अगर ये इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, कंप्लीट वेक्टर, ओके। तो मुझे अगर ए यूनिट वेक्टर निकालना है तो इट विल बी द वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ओके। तो इसको सॉल्व करें। तो वेक्टर क्या था हमारा? वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके। क्या बन जाएगा ये? आगे सॉल्व करो। 14 कितना होगा? रूट 14 ना। तो 2 3 और इसके अपॉन में फिर क्या आ जाएगा हमारा? रूट 14। अंडरस्टूड? कर दो इसको। तो ये हमने एक यूनिट वेक्टर बना लिया इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। सर आपने सर वो जो मैग्नीट्यूड है सर, उसको ए के साइड में ये लगा के वो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। मॉड्यूलस, हाँ, वो मॉड्यूलस, वो सिंबल है उसका, वेक्टर का मॉड्यूलस करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड है। यस सर, ठीक है। यस सर। तो ये क्या आ जाएगा? इट विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 14। और हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। तो नाउ दिस इज अ यूनिट वेक्टर a कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर बन गया। डन? यस सर। इसको नोट कर लो, पहले ये नीचे वाला नोट करना, फिर ऊपर वाला नोट करना क्वेश्चन करके। तो थोड़ा सिमिलैरिटी बस वो इंडिकेट करने के लिए मैंने ये किया है दोनों।
ठीक है, डन। यस सर। दिस इज इट। तो इसके बाद में फिर एक स्टेप और हम फर्दर चल सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, हमने जो किया था कि अगर हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाए एक बार, फिर हमको इससे कोई अदर वेक्टर बनाना है इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर के अंदर जस्ट जो भी वेक्टर हमको बनाना है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जैसे हमने किया था 1 किलोमीटर पर आवर बना के फिर 28 किलोमीटर पर आवर बनाया था। तो सिर्फ इसी के साथ तो 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया था, है ना। तो इसी के ऊपर, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। हाँ, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ दिस which has a magnitude of 21 units। ओके, कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये वाला हमको दिख रहा है दिस वन, इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर बना लेंगे और वो यूनिट वेक्टर बनाने के बाद 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टूड? यस सर। तो पहले अगर मैं इसको ए वेक्टर मान लूं तो ए वेक्टर का हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए कैप आ जाएगा। फिर उस ए कैप को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वेक्टर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया? यस सर, क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, देखो जरा समझो। तो हमारे को ए वेक्टर जो गिवन है, कितना गिवन है बताना सर? 2i कैप 2i कैप -3j कैप -3j कैप प्लस 6k कैप 6k कैप। ओके, तो ये हमको दिया है, ये हमारा कंप्लीट वेक्टर है। इससे हम बनाएंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय रूट में 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो इट विल बी 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय 7। ओके, फिर हमको निकालना है बी वेक्टर। अब चूंकि हमको ये बोला हुआ है कि बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में निकालना है, तो इसी डायरेक्शन का मुझे कोई भी वेक्टर बनाना होगा तो मैं जस्ट उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, 21 इंटू ए कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 21 इंटू 2i कैप प्लस 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप। ओके, डिवाइडेड बाय 7 से ये कट जाएगा, हो गया 3। तो फाइनल आंसर हो गया हमारे पास 6i कैप -18j कैप प्लस का, सॉरी 18 नहीं 9j कैप प्लस का 18k कैप। This will be your answer. Understood? यस सर। यस सर। सर ये बी क्या है सर? हमने डायरेक्शन चेंज करी है। नहीं, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड वो वेक्टर अलग है। जैसे मैंने एक ए वेक्टर जो है वो ये था, फिर मैंने ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बनाया। फिर इसको मैंने बी के मैग्नीट्यूड से 21 से मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर बना दिया इन द सेम डायरेक्शन। यस सर। अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। इसको नोट कर लो, फिर बाकी ये रिवाइज कर लेना घर से। ये जितना आज क्वेश्चंस किए हैं और जो भी है वो रिवाइज कर लेना। ग्रुप पे अगर ऐड हो गए तो उनको मिल जाएंगे असाइनमेंट, यही वाला जो मैं तुमको जो पीडीएफ खोल रहा था ना मैं, तो उसमें कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, एक क्लास में और लूंगा तुम लोगों के अलग से बैच में ज्वाइन करने से पहले। ओके, देन फिर और उसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिलहाल जितना आज किया है उतना ही रिवाइज कर लेना बस। यस सर। ठीक है, आज के में कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज फिर इतने पे यहीं पर एंड करते हैं। इसमें डाउट नहीं है सर। नहीं है? नो सर। ओके, बाय बाय सर। बाय।